हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 5। वन सेकेंड। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था 5.2 और 5.10, उसका बी वाला टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पैलियोंटोलॉजी के बारे में पढ़ा, यानी कि एवोल्यूशन कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके एविडेंसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला एविडेंस हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा। फॉसिल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, मोल्ड्स होता है, कास्ट होता है, कंप्रेशन होता है, एक्चुअल रिमेन्स होते हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब मॉर्फोलॉजी में क्या चीजें आती है, कैसे आती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या बताया गया है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। मॉर्फो वर्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चर और लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टडी। सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मतलब जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर का स्ट्रक्चर का स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। लेकिन जब आप उसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल ऑर्गन स्टडी करते हो, व्हेन यू स्टडी एनाटॉमी, एनाटॉमी डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हो तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको बोलेंगे एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। फ्रॉम कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, बाहर का स्ट्रक्चर और अंदर का स्ट्रक्चर, तो हम क्या समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट in the form of homologous, analogous and vestigial organs। तो आज के सेशन में हम शॉर्ट में 3 अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? ऐसे ऑर्गन्स, अलग अलग एनिमल्स के ऐसे ऑर्गन्स जो दिखने में सेम होते हैं पर उनका फंक्शन अलग होता है। व्हाट आर होमो? होमो मीन्स सेम स्ट्रक्चर। सो होमोलोगस मतलब क्या? दीज आर दोज ऑर्गन्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, जो दिखने में सेम है बट उसका फंक्शन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमको किसका बताया गया है? 4 limbs of vertebrates such as lizard। लिजर्ड जो छिपकली जो होती है उसके जो हाथ होते हैं, लिजर्ड के 4 पैर होते हैं, करेक्ट। ऐसी आपकी लिजर्ड होती है, ये उसका पहला पैर, फिर ये उसकी बॉडी, फिर यहाँ पे उसके दूसरे पैर, बहुत ही गंदी मेरी ड्राइंग है, और फिर यहाँ पे उसकी टेल होती है, करेक्ट। तो हम इन हाथों की बात कर रहे हैं, 4 लिम्ब यानी कि ऊपर के जो 2 हाथ होते हैं। तो लिजर्ड के जो 2 हाथ होते हैं, या बर्ड के या बैट के, चमगादड़ या हॉर्स या वेल या मैन, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो इन सबके हाथों में इनका जो 4 लिम्स है, जो अपर हैंड्स हैं, उनके उनमें कौन सी बोन प्रेजेंट है? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ पे रिस्ट के पास कार्पल, यहाँ पे मेटाकार्पल, और ये जो उंगलियां होती हैं ये होती हैं आपकी फैलेंजेस in their 4 limbs। 4 limbs of these vertebrates are structurally similar but they perform different functions। तो ये जो एग्जांपल्स हमको दिए हैं, इनके बोन्स का स्ट्रक्चर सेम है। देखो लिजर्ड का, देखो ये है ह्यूमरस, 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 अभी यहाँ पे ह्यूमरस यहाँ बताया गया है, फैलेंज टाइप का है, ह्यूमरस ह्यूमरस। तो ये सबके पास ह्यूमरस है बट सबका फंक्शन अलग अलग हो रहा है। तो सबके पास फैलेंजेस है। फैलेंजेस मतलब उनका फिंगर, ये देखो, ये इसका फैलेंजेस, ये इसका फैलेंजेस, ये इसका फैलेंजेस, ये इसका फैलेंज, ये इसका फैलेंजेस। तो इन सबके फैलेंजेस सेम है बट क्या सबका फंक्शन सेम है? अभी अगर हम वेल की बात करें तो वेल के फैलेंजेस कुछ उठाने में हेल्प नहीं करते, वो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अगर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फंक्शन भी सेम होगा। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो हो सकता है कि उसका फंक्शन अलग हो, और ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है। वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन। तो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स का जो हार्ट और ब्रेन है, जैसे कि मैन और वेल, इनका हार्ट और ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखने में सेम है बट फंक्शन करने में अलग तरीके से फंक्शन कर सकता है। इन प्लांट्स, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita, they represent homology। मतलब ये देखो, ये आपका बोगनवेलिया का प्लांट है, ये आपका कुकुरबिता का प्लांट है। इसके जो कांटे हैं थॉर्न्स बोगनवेलिया का, और कुकुरबिता का जो टेंड्रिल है, ये दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन अलग है। ये काम करता है प्रोटेक्शन देने में और ये काम करता है हुक जैसे किसी दूसरे ब्रांच के साथ अटैच करने में। तो दोनों का फंक्शन अलग है बट दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए क्या बोला गया है, दे रिप्रेजेंट व्हाट, दे रिप्रेजेंट होमोलॉजी। सो द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हमको सेम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज मिल रही है तो इसका मतलब कि उनके एंसेस्टर्स कॉमन है, वो कॉमन पूर्वज से आए हैं। So the structural similarities between the homologous organ indicates that they have a common ancestry, यानी उनके पूर्वज common source से आए हैं। Differences in homologous organs are examples of divergent evolution और adaptive radiation। ये क्वेश्चन नीट में आता है कि homologous organ के बीच में जो differences हैं, मतलब ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, एग्जाम्पल्स भी आते हैं बोर्ड्स में या सीईटी में, फोर लिम्स ऑफ लिजर्ड वगैरह किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस ऑर्गन का कि एनालोगस ऑर्गन का। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस या एनालोगस। और ये जो लाइन है, होमोलोगस ऑर्गन्स आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या होता है कि समय के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स ने स्ट्रक्चर तो अडेप्ट कर लिया पर वो सेम फंक्शन नहीं अडेप्ट कर पाए, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग एनिमल्स का स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अभी भी अलग अलग है। तो ऐसे एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी दिखने में सेम बट काम करने में अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन सा टॉपिक आता है, एनालोगस ऑर्गन। नाउ व्हाट इज दिस, इसमें एनालोगस ऑर्गन में एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, आपका नोकिया फोन और आपका आईफोन। जो नोकिया फोन होता है ना कीपैड वाला, नोकिया फोन का काम होता है कॉल करना, आईफोन का काम भी होता है कॉल करना, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के फीचर्स अलग है, दोनों की बहुत सारी चीजें अलग है, लेकिन दोनों फंक्शन तो सेम ही कर रहे हैं ना, दोनों का मेन पर्पस कॉलिंग करना है, राइट। अभी उसमें फोटो आती है कि नहीं आती है वो सब अलग बात है, पर मैं एक बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो एनालोगस ऑर्गन मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर भले ही अलग अलग हो बट वो फंक्शन सेम करेंगे। सो व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स, these are those organs which are actually those which are structurally dissimilar, जिनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा बट वो फंक्शन सेम करेंगे। ओके, जैसे कि these organs have external superficial similarity due to similar functions but they are different anatomically। ऐसा हो सकता है कि इन एनिमल्स के ऑर्गन बाहर से थोड़े थोड़े सेम दिखे, पर अगर आप उनका एनाटॉमी स्टडी करोगे, यानी अगर आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपको अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पर फंक्शन सेम रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई के पंख और बर्ड्स के पंख, ये दिखने में भले ही सेम है, सुपरफिशियली दे लुक अलाइक बट दे आर नो एनाटॉमिकली सिमिलर। मतलब एक कॉकरोच के पंख ले लो या बटरफ्लाई के पंख ले लो और एक बर्ड्स के पंख ले लो, दोनों का काम है उड़ना, बट दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर डेफिनेटली अलग है क्योंकि दोनों का साइज अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। यस, देखो यहाँ देखो, हाँ ये देखो, ये इंसेक्ट के विंग्स हैं, ये बर्ड के विंग्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, ठीक है, बट एक्सटर्नली थोड़ा थोड़ा दिखने में ये सेम है और फंक्शन सेम करते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, जो दिखने में भले ही अलग हो बट फंक्शन सेम करता है, ठीक है, दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया गया है, अदर एग्जांपल्स, आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स दे डिफर इन देयर रेटिनल पोजीशंस। ये देखो, ऑक्टोपस की आईज और अगर ह्यूमन की आईज देखें तो उनका रेटिना का पोजीशन अलग है, उनका लेंसेज का स्ट्रक्चर अलग है। ये देखो, ये ह्यूमंस का आईज है, ये ऑक्टोपस का आईज है, सिफेलोपोड यानी कि मोल्यूस्का वाला फाइलम के एनिमल्स। तो हमारा रेटिना ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है नर्व्स के, और यहाँ पे रेटिना नर्व्स के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा लेंस का स्ट्रक्चर अलग है, इनका लेंस का, सॉरी हाँ, हमारा लेंस का स्ट्रक्चर अलग है, इनका लेंस का पोजीशन अलग है। हमारे ह्यूमंस के पास ब्लाइंड स्पॉट होता है, इनका ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। सो ऐसे, पर काम तो देखने का ही हो रहा है ना, तो स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। और होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं,
सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, दिखने में सेम पर काम अलग अलग, होमोलॉगस। दिखने में अलग अलग पर काम सेम करेंगे, नोकिया फोन और आईफोन दोनों का काम कॉलिंग का है, तो ये हो गया एनालोगस, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। बाहर से दोनों फोन जैसे दिखेंगे बट दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। जैसे कभी कभी रिमोट और मोबाइल दोनों सेम साइज का दिखाई देता है बट रिमोट का काम और मोबाइल का काम अलग अलग होता है ना, तो वो होमोलॉगस हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग है, राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल किसका दिया गया है? द फ्लिपर्स। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल हमको किसका दिया है? द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। फ्लिपर्स यानी कि उनके ये ये अपने क्या बोलते हैं जिससे वो स्विम करते हैं, ठीक है? अरे क्या बोलते हैं इसको हम, मैं भूल गई, क्या फिन्स जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है? तो जिससे वो स्विम करते हैं। देखो ये पेंगुइन का फ्लिपर है, ये डॉल्फिन का फ्लिपर है, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो कितना अलग है। आर यू एबल टू सी? दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अलग है, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अलग है। इसकी बोन्स का स्ट्रक्चर अलग है, इसकी बोन्स का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की एनाटॉमी डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, दोनों स्विम करने में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालोगस ऑर्गन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। और एक एग्जांपल दिया है स्वीट पोटैटो का और नॉर्मल पोटैटो का। स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो होता है? जो आपके प्लांट की रूट होती है, वो रूट अगर अपने अंदर स्टार्च स्टोर करती है तो वो हो जाता है स्वीट पोटैटो। और अगर हमारे प्लांट का स्टेम, ये जो स्टेम है, ये स्टेम अगर फूड स्टोर करने लगे तो इसके नोड्स और इंटरनोड्स फॉर्म होते हैं, ये बन जाता है अपना नॉर्मल पोटैटो। तो आप जो नॉर्मल वो येलो वाला पोटैटो खाते हैं ना, ब्राउन पोटैटो, वो आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, 11वीं में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है हमने, ठीक है? और स्वीट पोटैटो कैसे बना है? रूट से। तो दोनों का काम है स्टार्च प्रोवाइड करना, स्टार्च शुगर से एनर्जी मिलती है, पर एक रूट से बना है एक स्टेम से बना है, यानी डिफरेंट सोर्स बट सेम फंक्शन, तो एनालोगस ऑर्गन। तो आगे देखो हमको क्या बताया गया है, एनालोगस ऑर्गन कौन से टाइप का है? दोनों का स्ट्रक्चर भले अलग अलग है पर दोनों आके एक ही जगह पे मिलेंगे, दोनों का फंक्शन एक ही है। सो एनालोगस ऑर्गन लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट यानी स्ट्रक्चर भले अलग अलग हो बट फंक्शन सेम होगा, ठीक है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो सेम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, ऊपर का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर सेम दिखेगा बट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है? These organs do not help to trace the common ancestry. Thus, analogous organs do not have significant role in evolution. तो एनालोगस ऑर्गन का एवोल्यूशन में ज्यादा कुछ रोल नहीं है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, तो कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया? होमोलोगस के केस में क्या हो रहा था? होमोलोगस के केस में हमको यहाँ पे क्या लाइन दी थी कि होमोलोगस के केस में स्ट्रक्चर सेम है, तो कम से कम अपने को ये पता चलता है कि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। बट एनालोगस के केस में स्ट्रक्चर ही अलग है, तो वो कहाँ से आए हैं, उनका एंसेस्टर कौन है, ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में दिया है, आपको लर्न करने में आसानी होगी। पहला पॉइंट क्या दिया है? होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, एनालोगस के केस में स्ट्रक्चर अलग होता है। होमोलोगस के केस में सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, एनालोगस के केस में डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, ठीक है? ये कॉमन एंसेस्टर से आया है, इसका एंसेस्टर्स पता नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंसान का हाथ, कुत्ते का पैर, वेल का फ्लिपर, ये सारे के सारे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है क्योंकि इनका काम सेम है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है बर्ड्स का विंग्स, बैट, दोनों का काम उड़ना है बट स्ट्रक्चर अलग है ना? डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, बस इतना याद रखना है और एक एक एग्जांपल दोनों में से, ठीक है? लास्ट टॉपिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये तो आपको ऐसे नींद में भी उठा के पूछा जाए तो आ जाता है। व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स? जो हमारी बॉडी में वेस्ट है, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रूडिमेंट्री ऑर्गन। रूडिमेंट्री यानी कि जो पहले डेवलप्ड थे पर अब धीरे धीरे करके उनका साइज छोटा होते जा रहा है और वो यूजलेस होते जा रहे हैं, ठीक है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर इम्परफेक्टली डेवलप्ड, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होते एंड दे आर नॉन फंक्शनल, इनका मेजर फंक्शन नहीं होता। दे डीजेनरेट स्ट्रक्चर्स व्हिच वर फंक्शनल इन सम रिलेटेड एंड अदर एनिमल्स और इन एंसेस्टर्स। कभी तो किसी तो केस में इनका स्ट्रक्चर किसी काम का हुआ करता था, पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन खत्म होते गया, यूजलेस होते गए,
और ऐसे ऑर्गन्स को जो धीरे धीरे करके छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जोक सुना होगा ना कि अगर आपने अपना दिमाग यूज नहीं किया तो आपका दिमाग भी छोटा हो जाएगा और फिर वो वेस्टिजियल हो जाएगा। ठीक है, वेस्टिजियल यानी यूजलेस, विच बिकम्स डिग्रेडेड इन साइज, जिसका साइज छोटा हो जाता है। The vestigial organs are no longer required by the organism, but they indicate the relationship with those organisms where these organs are fully developed. तो क्या बोला गया है, इधर वर नहीं आएगा, इधर वेयर आएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में भले ही ज्यादा कुछ काम ना करें, बट एटलीस्ट उससे हमको ये पता चलता है कि जिस एनिमल में ये ऑर्गन प्रेजेंट है उसकी बॉडी में इसका क्या काम था। आपको फंक्शन पता करने में आसानी होती है। ठीक है, भले ही वो हमारे लिए यूजलेस है बट किसी के लिए तो यूजफुल है, या कभी तो यूजफुल हुआ करते थे, तो वो क्या है उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। एग्जाम्पल दिया गया, सबसे पहला एग्जाम्पल अपेंडिक्स। आगे बढ़ेंगे, पहला एग्जाम्पल इधर पे क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये एक टीआई एक्स्ट्रा आ गया है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? अपने आईज के पास ये जो लेयर है ये धीरे धीरे करके डिग्रेड होते जा रही है। पहले बहुत थिक लेयर हुआ करती थी पिंक कलर की, पर अब वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होते जा रही है। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ विजडम टीथ। अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना, अक्कल कम होते जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। विजडम टूथ का अक्कल से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो बस कैल्शियम डिपोजिशन के वजह से आपका जो मोलार टीथ है वो आते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ विजडम टीथ। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को अक्कल दाढ़ आए, किसी किसी को आती है, किसी किसी को नहीं आती है, तो वो धीरे धीरे करके वेस्टिजियल होते जा रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ से खाना नहीं खाता है ना, हम यहाँ से खाना खाते हैं अपने कैनाइन्स और अपने प्रीमोलार दांतों की मदद से, तो ये भी आपका वेस्टिजियल है। कॉकिक्स यानी हमारी टेल बोन। किसी को भी पूछ है क्या आप में से? नहीं ना, है तो बताओ। सो कॉकिक्स यानी टेल बोन बंदरों की हुआ करती थी, हमारी नहीं है, तो वो वेस्टिजियल हो गई है। पहले बंदरों की क्यों हुआ करती थी? क्योंकि वो पेड़ों पर लटकते थे। अब हम आर्बोरियल नहीं है, हम पेड़ों पे नहीं लटकते, हम जमीन पे रहते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी कॉकिक्स जो है टेल वो छोटी हो गई। यस, इट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, मतलब वो बहुत छोटी हो चुकी है इन मैन सिंस द टेल इज ऑफ नो यूज ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। अब हम सीधे खड़े रहते हैं ना, पहले एनिमल्स झुक के चलते थे तो उनकी टेल हुआ करती थी, पर अब हम सीधे खड़े रहते हैं, अब हमको लटकने की जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए टेल किसी काम की नहीं है, इसीलिए टेल हमारे लिए क्या हो गई है, वेस्टिजियल। और दूसरे एग्जांपल्स कौन से दिए गए हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड सीकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कि आपके इंटेस्टाइन में, ये देखो यहाँ पे जो आपका ये अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है, ऐसा सुना होगा ना आपने कि मेरे अंकल का अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ, मेरे भैया का अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ, मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स क्या है, ये एक छोटा सा पाउच होता है जिसमें आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड कचरा जमा होता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। बचपन में आपको नेल्स खाने की आदत होती है, मिट्टी खाने की आदत होती है, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है। डाइजेस्ट नहीं होती है तो कहाँ जाती है, अपेंडिक्स में स्टोर होती है। तो ये अपेंडिक्स पहले के टाइम पे जब लोग कच्चा खाना खाते थे एनिमल्स, तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्यूलोज होता था जिसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्गन की मदद लगती थी, तो अपेंडिक्स अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। पर जब से हमने आग का डिस्कवरी किया और हम खाना पका के खाने लगे, तो हमारा डाइजेशन आसान हो गया और हमको अपेंडिक्स की जरूरत कम पड़ने लगी। तो अपेंडिक्स क्या हो गया है, वेस्टिजियल हो गया है। ठीक है, इट इज फंक्शनल इन हर्बीवोरस मैमल्स। हर्बीवोरस यानी कि रैबिट वगैरह जो कच्चे पेड़ पौधे खाते हैं, उनकी बॉडी में अपेंडिक्स बड़ा होता है क्योंकि वो कच्चा खाना खाते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। पर ह्यूमंस में, इन मैन, ड्यू टू ईटिंग ऑफ कुक्ड फूड, इट हैज लॉस्ट इट्स फंक्शन। हम खाना पका के खाने लगे, इसलिए हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का काम कम हो गया है। इट हैज बिकम यूजलेस, इट हैज बिकम वेस्ट। ओके, तो निकाल भी दोगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रेजेंस ऑफ दीज वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस that man has evolved or descended from simple primates. primates यानी कि apes, बंदर की प्रजाति। ठीक है, तो ये जो अपेंडिक्स वगैरह है, इससे क्या पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे जिनके पास बड़ा अपेंडिक्स हुआ करता था, जो कच्चा खाना खाया करते थे, यानी कि एप्स। ठीक है, तो इससे हमको हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज
मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस के बारे में हमको क्या बताया है? सेल is the basic structural and functional unit of life in all organisms. ये आप 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हो कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं. Similarities and proteins and genetic material performing a similar function among diverse organisms gives evidence of a common ancestry. मतलब जब भी आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि अभी के ऑर्गेनिज्म में और पहले ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सिमिलैरिटी और क्या क्या डिफरेंस है, जिससे हमको हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलता है. वो चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी में बताया था ना, बोधि धर्मन का रिलेशन बताया था हीरो के साथ. बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑल्सो अकर इन अ सिमिलर मैनर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. यानी हमको ये पता चलता है कि डाइजेशन प्रोसेस सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम है, बेसिक है. एटीपी इज द एनर्जी सोर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये भी हमको कैसे पता चला? आफ्टर स्टडिंग इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कि सबको एटीपी मतलब सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है. ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो धूप में खड़ा हो जाए तो उसको एनर्जी मिले, सबको एटीपी से ही एनर्जी मिलती है. ये हमको कैसे पता चला? जब हमने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की. ठीक है. गिव एग्जांपल्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस स्टडीड इन लोअर क्लास. 10th स्टैंडर्ड में आपने फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एम्ब्रियो पढ़ा था. ढूंढो उसका एग्जांपल, आपको कमेंट करके बताना है. एक हेल्प मैं कर देती हूँ. हमने पढ़ा था हॉर्स, मंकी और बाकी के एग्जांपल्स अब आप कमेंट करो. चैप्टर 1 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 आपको एग्जांपल्स बताने. फर्स्ट चैप्टर में फोटो दिया गया है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो का कि सबका स्टार्टिंग स्टेज सेम होता है, लास्ट में उनका एम्ब्रियो जब बड़ा होता है तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है. तो आपको उसके नाम बताने कौन से एनिमल्स का एम्ब्रियो डिस्कस किया गया है. यस. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपने अब तक हमारी एनसीईआरटी चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें एनसीईआरटी चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं. फ्री नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे बहुत सारे अपडेट्स आते हैं. थोड़ा बहुत हम एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं. तो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर ब्लॉगिंग चैनल लाइफ बफरिंग. अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ठीक है. अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. इसी तरीके से अब इस चैप्टर के सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स बचे हुए जो हमें पढ़ने हैं और हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे. इसके बाद हमें कौन सा चैप्टर का डिलीटेड पार्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए वो आप कमेंट करके रखो. ठीक है. तो आज का आपका 2 होमवर्क है. 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर 1 कौन से एनिमल्स के एम्ब्रियो डिस्कस किए वो आपको बताना है और इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो कमेंट करना है. ठीक है. जिसका मेजॉरिटी वोट होगा हम वो चैप्टर का डिलीटेड पार्ट पहले स्टार्ट करेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. आई होप कि हमारे वीडियो से आपको हेल्प हो रही है. एंड चिल्ड्रन, टीचर्स डे आने वाला है. टीचर्स डे के दिन एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज अनाउंस होने वाला है आपके लिए. सो उसके लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल के साथ बने रहो. ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी फ्री एजुकेशन का पूरा फायदा उठा सके और अपना प्यार हमें इसी तरीके से देते रहो. मिलते हैं जल्दी. बाय बाय एवरीबॉडी. टेक केयर. थैंक यू. सी यू सून.